नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। कहते हैं डुबोया नहीं करते उम्मीदों की कश्ती को, डुबोया नहीं करते उम्मीदों की कश्ती को, थक कर रोया नहीं करते मंजिल दूर हो तो, थक कर रोया नहीं करते मंजिल दूर हो तो, कुछ पाने की उम्मीद जो दिल में रखते हो, कुछ पाने की जो उम्मीद दिल में रखते हो, वो लोग ज़िंदगी में कुछ खोया नहीं करते, वो लोग ज़िंदगी में कुछ खोया नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपनी उम्मीद को बनाए रखें और इसी को देखते हुए आज हमारा सेकंड है जो इसमें अभी हमारा महासंग्राम सीरीज चल रहा है, इसका दूसरा लेक्चर है। इसमें देखते हैं आज की हमारे 100 क्वेश्चन किस हिसाब से रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारा ये टेस्ट सीरीज का सेकंड है। ठीक है, तो सेकंड टेस्ट सीरीज में है। इसमें देखिए आपको अब क्वेश्चन दिखाते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन किस हिसाब से हैं यहाँ देखिए। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिवाजी का गुरु कौन था। शिवाजी का गुरु कौन था, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए और लास्ट में कमेंट्स भेजिए किसको कितना मार्क्स मिला है या कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है शिवाजी का गुरु कौन था। तो आप देखिए 4 ऑप्शन हैं, नामदेव, रामदास, एकनाथ और तुकाराम। ठीक है, तो इसमें से आपका जो फर्स्ट का आंसर रहेगा बी रहेगा, रामदास। आप जानते हो शिवाजी जो है महाराष्ट्र से हैं और इनको 1627 ईस्वी में इनका जन्म पूना के जो निकट में एक सिवनेर दुर्ग पड़ता था, वहीं पर इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम था साहजी भोंसले, है ना, माताजी का नाम था जीजाबाई और इनके जो मेन गुरु या शिक्षक थे दादा कौंडदेव जी माने जाते हैं, लेकिन इनके एक गुरु के रूप में जो पदवी दी गई है वो इनको मिली है रामदास को। तो अर्थात इसमें पहले का आंसर आपका बी होगा। ठीक है, कौन सा, बी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। देखिए सोम देवता को जो है ऋग्वेद का कौन सा मंडल समर्पित है, तो सोम देवता को आपको पता है जो आपका 9वां मंडल है जी सोम देवता को समर्पित है। और 10वें मंडल में क्या है, दशराग युद्ध का वर्णन है। ये भी आपका पूछा जाता है कई बार कि आपके दशराग युद्ध का वर्णन क्या है, कहाँ से मिलता है, यहाँ पर। कुल आपके अगर देखा जाए मंडलों की संख्या है तो कुल 10 ही है। ठीक है, और 9वें मंडल के जो सूक्त हैं 114 सूक्त, 114 सूक्त जो हैं सोम देवता को समर्पित हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर आपका रहेगा मोहनजोदड़ो, वहाँ से आपका क्या हुआ था, महान स्नानागार के साक्ष्य मिले। वहीं पर वैदिक के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, और वहीं पर आपके साक्ष्य मिलते हैं किसके, वहीं पर जलाशय सबसे बड़ा है, वहाँ के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है। तो इसमें सुमिलित पूछी गई, देखिए पुस्तकें पूछी गई किसकी कौन सी है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है शम्से सिराज अफीफ, शम्से सिराज अफीफ तारीख ए फिरोज शाही, ये इनकी पुस्तक का नाम है, बिल्कुल सही है, इसमें पहले ही सही लग रहा है। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी, तो जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए मोहम्मदी नहीं है बल्कि इनकी कौन सी है, फतवा ए जहादारी है। इसके बाद अमीर खुसरो की है, तो अमीर खुसरो की इसमें है ही नहीं है। इसमें अमीर खुसरो की कौन कौन सी बुकें हैं, एक इस्कियार है, ठीक है, या आस्की बोलते हैं हम जिसको, एक तुगलकनामा है और एक आपका है कौन सी, किरान उस साधन, ये अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं। और इब्न बतूता की आपको पता है रहला नामक पुस्तक के लेखक हैं, इसलिए इसमें आपका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा 4 का ए। ठीक है, नेक्स्ट है दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था अकबर ने की थी और प्रथम हिंदू शासक एवं अंतिम थे बीरबल जी, जिन्होंने दीन इलाही धर्म को सबसे पहले अपनाया था। ठीक है, तो यहाँ आपका 5 का सी हो गया। नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो यहाँ बुद्ध का वंश पूछा गया है, तो आपको पता है बुद्ध का जो वंश था शाक्यवंशी क्षत्रिय थे, शाक्यवंशी क्षत्रिय थे बुद्ध जी। ठीक है, और इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, जो अभी नेपाल की तराई में पड़ती है। ठीक, तो इसको आप आंसर सी करोगे 6 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण करते समय
दंडित अपराधी द्वारा कर दी। अर्थात ये घूमने गए थे अंडमान निकोबार द्वीप पे, जहाँ पर क्या था आपको वहाँ बोला था काले पानी की सज़ा हुआ करती थी, वहाँ जेल थी, सेंट्रल जेल थी, वहीं आपके घूमने गए हुए थे कौन, आपके लॉर्ड मेयो जी घूमने गए थे और वहीं जाकर इनको मार दिया गया था, लॉर्ड मेयो को। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन से आपके गवर्नर जनरल की कब्र यहाँ पर है, तो गाजीपुर में है आपकी कॉर्नवालिस की, वो भी ध्यान रखना, वहाँ भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों सबने पढ़ा है, ये दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले क्या किया था, निकास का सिद्धांत दिया था कि जो यहाँ की ब्रिटिश पॉलिसी थी, यहाँ से धन किस प्रकार से अपने यहाँ पहुँचा रहे थे या मतलब यहाँ का कच्चा माल वहाँ भेज रहे थे हैं। तो इसमें इन्होंने इनकी पुस्तकों में भी बताया, इंग्लैंड आपका टैब्स टू इंडिया और भी पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। कौन सा, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी पुस्तक है, उसी में इनने इस सिद्धांत के बारे में बताया। नेक्स्ट है आपको कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से सम्मत नहीं है। तो आपको पता है कि जो काकोरी कांड हुआ था उस कांड में कौन शामिल नहीं था, तो इसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, बिल्कुल शामिल थे। ठीक है, और इसमें दूसरे कौन शामिल थे, सूर्यसेन, और तीसरे राजन लाहाड़ी और अशफाक उल्ला खां। इसमें बी नंबर के सूर्यसेन जी हैं जो इसमें शामिल नहीं थे काकोरी कांड में, बकाया ये 3 लोग थे, इनको फांसी भी हुई थी, है ना। काकोरी नामक स्थान पर इनने क्या किया था, उसको आपको कांड हुआ था, है ना एक आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला और 1942 में उस समय आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वहाँ पर आपके थे कौन, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल थे, आपका बी आंसर होगा। जबकि क्लीमेंट एटली आपको पता है घोषणा पत्र जारी करते उस समय के थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विंस्टन चर्चिल बी वाला आंसर होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आपको पता है कि नदी द्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा है, माजुली नदी द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। 11 का ये आंसर माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, ये सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप, अर्थात नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है माजुली द्वीप। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है। सहारा एक मरुस्थल है, आप सब जानते हो, अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन ये पूछ रहा है किस हिस्से में है। तो ध्यान रखना यहाँ उत्तर में पड़ता है। उत्तर के कुछ देश हैं आपके अफ्रीका के, जैसे कि चाड है, अल्जीरिया है, मिस्र है, लीबिया है ना। तो यहाँ मोरक्को, नाइजर, ये सब जगह पड़ता है आपका क्या, सहारा मरुस्थल, है ना। तो सहारा मरुस्थल उत्तरी आपके भाग में है। नेक्स्ट है आपका, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में। देखो माउंट एवरेस्ट है जो इसका नेपाल में पड़ता है, और वहाँ पर इसे किस नाम से जानते हैं, तो उसको सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में। और इसकी लंबाई जो ऊंचाई कितनी है, तो आपको पता है कितनी है इसकी, आपकी एक मुझे कमेंट्स में आप लोग बताओगे कि जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ध्यान रखना, कमेंट्स करना कि इसकी ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है। जो गंगा में जो मैंग्रोव वन बनते हैं उन मैंग्रोव वनों को किस नाम से जाना जाता है, तो आप सब लोग जानते हो सुंदरबन, है ना। सुंदरी नामक वृक्ष होते हैं वहाँ पर, वो मैंग्रोव वनस्पति है जो वहाँ पर सुंदरबन वहीं पर पाया जाता है, जिसको सुंदरबन का डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के डेल्टा बनाती हैं। तो आपका आंसर इसका 14 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो आपको पता है नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन मछली उत्पादन से संबंधित है, जबकि दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी है, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको दुग्ध उत्पादन से। और तेल उत्पादन में आपका कौन सा है, येलो क्रांति है या पीली क्रांति। और खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका इसका आंसर 15 का ए होगा। नेक्स्ट 16 है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। अभी हाल दोस्तों हमने बताया है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो वो विश्व में पूछा गया है, तो आपके अमेरिका के एक वैज्ञानिक रहे हैं आपके, इनको बोलते नॉर्मन ई
बोरलॉग, ये आपके क्या हैं, हरित क्रांति के जनक हैं विश्व में। जबकि भारत में कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन, ये कहाँ पर हैं, भारत में। ठीक है, भारत में आपके कहाँ है, ये आपके भारत में है, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया। देखो जीएसटी सबसे पहले लागू किसने किया है, ये पूछा गया है। तो आपको पता है जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। और कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में फ्रांस में हुआ। और भारत में कब हुआ, तो भारत में आपको पता है 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया जाता है ऑफिशियल रूप से। ठीक है, भारत में, ध्यान रखना इसको, आपका जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तब। नेक्स्ट है आपका कि क्वेश्चन नंबर 19 है, बुल और बियर शब्द किसके लिए उपयोग होते हैं। देखो बुल और बियर ये दो शब्द होते हैं, जी किसके लिए ये शब्द होते हैं, तो ये आपके शेयर बाजार में किए जाते हैं। बुल और बियर, जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखता है उन्हें सबको पता होगा, है ना। ये आपका बुल से तात्पर्य क्या होता है कि जो शेयर होते हैं उनके भाव में तेजी आती है तो उसको बुल बोला जाता है। और उसमें यदि कमी आ जाए तो बियर होती है ना, अगर शेयर में कमी आ जाए तो उसको बियर बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक, तो बुल और बियर ये शेयर बाजार से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों आपको पता है 6 अगस्त 1952 में हुई थी। 6 अगस्त 1952 में, क्योंकि आपको पता है योजना आयोग बना था, इसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ी थी आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 21वां, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो स्थायी पूछा है, तो आपको पता है कि जो आपका पहली बैठक 9 दिसंबर को 1946 में होती है, 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाए जाते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है। लेकिन 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है और इसके अध्यक्ष स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 21 का बी हो गया। नेक्स्ट है आपका 22वां, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा जो होती है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। बल्कि यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आप लोग गलत कर रहे होगे कि आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका आर्टिकल 32 है, इसको भी तो सर बोलते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा, सर आपने पढ़ाया है, तो इसको बोलते हैं। लेकिन ये इसको किस लिए बोलते हैं, अंबेडकर के अनुसार। यदि यहाँ लगा होता है कि अंबेडकर जी के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब आंसर सी हो जाता। लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूछा है भारतीय संविधान की आत्मा, तो यहाँ पर आंसर आपका डी आंसर रहेगा। ठीक है, तो 22 का डी हो गया। नेक्स्ट आपका है 23वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है। तो आप सब लोग जानते हो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु जो होती है, अनुच्छेद 58 इसका वर्णन करता है, जिसमें बताया गया है कि उसकी न्यूनतम आयु जो होगी कितनी होगी, अर्थात 35 वर्ष रखी जाएगी। ठीक है, न्यूनतम आयु क्या होगी, 35 वर्ष होगी। नेक्स्ट, और देखो और भी पूछता है, तो लोकसभा की जो होती है, तो लोकसभा में आपका 25 वर्ष होता है ना, राज्यसभा में 30 वर्ष होता है। और नॉर्मल आप प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 21 साल होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन सी थी। तो आपको पता है राज्यसभा की प्रथम कौन थी, तो ये आपकी थी नरगिस दत्त। सभी लोगों ने नाम सुना होगा, नरगिस दत्त थी। ठीक है, ये राज्यसभा से चुन के आई थी। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। देखिए लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है और इसमें 22 मेंबर होते हैं। कितने सदस्य पूछा जाए तो 22 होते हैं, जिसमें से क्या होता है 15 जो होते हैं आपके लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये आपके ऐसे होते हैं डिवाइड। ठीक है, और जिसमें से आपको ये पूछा गया है कि वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है, तो लोकसभा को ही करती है। किसको, लोकसभा को। 25 का आंसर डी होगा। ठीक है, तो ये 25 का आंसर डी। ठीक है, कैग को ये मतलब यानी कि जो आपका होता है माननीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, उसके प्रतिवेदन की जांच भी करता है। ठीक है, तो ये आपकी लोकसभा के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। मतलब जो आप वाहन चलाते हो उसके लिए जो पीछे की ओर लगा हुआ शीशा होता है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें ये पूछा गया किसका प्रयोग करते हैं, तो उसका आपको पता है कि उत्तल दर्पण उसमें लगाया जाता है। ठीक है, कौन सा लगाया जाता है, उत्तल। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण लगाया जाता है, जो छोटा फॉक्स बना दे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण लगाया जाता है। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगना
तो के का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? यदि लोहे पर जंग लग रहा है तो ये आपका एक क्षरण का उदाहरण है। और इसी को पूछते हैं लोहा जो होता है किस प्रकार की क्रिया है? तो रासायनिक क्रिया होती है लोहे में जंग लगना। और किसके कारण लगती है? तो आयरन बैक्टीरिया के कारण लोहे में जंग लगती है। और लोहे लगने मतलब लोहे में जंग लगने पर क्या होता है? तो लोहे का वेट बढ़ जाता है, अर्थात क्या होगा? इसका भार में वृद्धि हो जाती है। ऐसे इतने क्वेश्चन बनते हैं इससे। नेक्स्ट है आपका 28 हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अपक्रिया पर आधारित है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम पूछा गया है तो ये आपके किस पे है? आपकी यानी कि नाभिकीय संलयन अपक्रिया के पर आधारित होता है, आंसर ये होगा। जबकि आपका परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पे होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपके ताप नाभिकीय विखंडन बोलते हैं इसके द्वारा आपके लाइट वगैरह बनाई जाती है, तो वहाँ यूज होता है। नेक्स्ट है आपका, तो इसमें आपका 28 का ये हो गया। नेक्स्ट है 29वां, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आप सब लोग जानते हो, जो आपके मसूड़े संबंधित डिसीज होती है दांतों की, स्कर्वी रोग, ये आपकी विटामिन सी के कारण होता है। और रतौंधी विटामिन ए के कारण होती है। कैसे होती है? विटामिन ए के कारण रतौंधी होती है, ठीक है। और आपके एनीमिया जो होता है वो आपकी रक्त आलपता के कारण होता है, ठीक है। एनीमिया यानी कि रक्त में जो होती है कमी हो जाती है आयरन की, ठीक है, तो वहाँ पर होता है आपका। नेक्स्ट है पेलेग्रा नामक डिसीज जो होती है, किससे होती है? पेलेग्रा, ठीक है। तो ये आपको देखना है इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे अनुमांशिकी का जनक कहा जाता है? तो आपको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुमांशिकी का जनक कहा जाता है, जेनेटिक्स फादर्स ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर वी होगा। और डार्विन ने आपने सिद्धांत दिए थे, है ना, विकासवाद का सिद्धांत, लैमार्कवाद, डी वरीज, ये सब आते हैं, लेकिन इसमें से मेंडल आपका आंसर होगा। 30 का आपका आंसर कौन सा होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, अनुमांशिकी के इनको जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए इसमें आ गए हैं आपके कुछ क्या हैं, अर्थात न्यूमेरिकल आ गए हैं। और न्यूमेरिकल जैसे हम बताए हैं कि कुछ तो हम आपको इंट में बता देंगे, बाकी इस पे मुझे लिखने में प्रॉब्लम होती, तो इसलिए मैं वीडियो इसके आपको बोर्ड पे दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से आपका 30 कम है तो संख्या का 20% कितना होगा? देखो बेसिकली निकालना है। मान लो एक संख्या का 40%, उसका 60% से 30 कम है। आप 60 यानी कि एक संख्या का 60% निकाल के माइनस कर दो 40% उसका, और बराबर आप क्या कर दो, उस संख्या का 20% निकालना है। तो उसी के बाद जो आएगा उसमें आप 20% निकालोगे तो इसका आंसर कितना बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा आपका 30 आएगा इसका आंसर। तो ध्यान रखना है इसका आंसर 30 आएगा। आप सब लोग लगा लो, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स करना, इसका वीडियो बोर्ड पे हम दे देंगे। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी से 2/5 गुना, ध्यान रखना 2/5 गुना है तो संख्याएं हैं, तो ध्यान रखना 2/5 है, उसका आप करोगे मल्टीप्लाई तो इस हिसाब से रेशियो बन जाएगा। और गुणांक में 5 2 7 हो जाएगा, 7x, 7 का भाग दोगे इनको जोड़ के तो आंसर कितना आएगा? तो इनका आंसर आएगा आपका यानी कि 250/7। एक तो 250/7 आएगा, दूसरा 100/7 आएगा, है ना। तो इस अनुसार इसका आंसर आपका सी वाला सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी कि उसमें पत्तियां हैं। देखो एक तूफान में इतने पेड़ों के उखड़ जाने के उपरांत बाग में पेड़ों की संख्या इतनी रह जाती है। देखो टोटल अगर देखना है तो इनको आप जोड़ लेना है, अर्थात इसमें 111 जोड़ोगे 1914 में तो जो बनेगा वो आपका एक स्क्वायर होगा किसी ना किसी संख्या का, तो उसका स्क्वायर निकालोगे आप तो ये आपका आएगा 105, इसका आंसर आएगा, ठीक है। 105 का आपका स्क्वायर निकल के आएगा, ये बनेगा जब, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने की बात ये है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34 पे क्या कह रहा है? एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। देखिए 2 सेक्शन है, 20-30 विद्यार्थी। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रमशः 80%, 60%, पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। देखिए क्या है इसमें आपका ये इतना रेशियो दिए हैं 20-30 के, इसमें सेक्शन डिवाइड है। नेक्स्ट उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ये दी गई या परसेंटेज, और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता पूछ रहे हैं तो आसानी से लगा लो इसको। इसका आंसर जो बताया है इसमें आंसर है आपका 68, आंसर आपका आएगा यहाँ 68, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां, अवलोकनों का माध्य 85 था परंतु बाद में यह पाया गया कि 97 को गलती से
कितना इतना पढ़ लिया गया है सही माध्य। तो सही माध्य क्या निकालना है, आप देखो 97 को कितना पढ़ लिया गया है 79। तो आप क्या करोगे 97 में से आपको क्या करना है 79 घटाना है, 79 घटाओगे, ठीक है। तो आपको ये कितना बचेगा 79 जब घटेगा तो आपको 8 और यहाँ से 1 और जाएगा तो आपका 18 बचा, 18 बचा। अब संख्याएं कितनी है 20, तो 20 का आप इसमें क्या करोगे भाग दोगे, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा 20 का भाग देने पर जो भी आपकी संख्या नहीं 20 टोटल आपका 20 है, अवलोकन बचा कितना 18, तो 18 का 20 में भाग दे दोगे तब कितना आएगा जो आपका, तो इसमें आएगा आपका 18 एकम 18 1, ठीक है। और एक बचा, तो यहाँ पर एक बच रहा है, इसी अनुसार एक बचा और इसके बाद इसमें भाग दो 18 है ना, ठीक है। तो 1 मिनट देख लीजिए इसको किस अनुसार है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि इनका जो अंतर आया, पहले तो अंतर घटाना दोनों संख्याओं का अंतर, अर्थात 97 माइनस 79, ठीक है। 97 माइनस 79 घटाओगे तो निकल के आएगा कितना, ठीक है। उस संख्या को आप लेके और 20 का उसमें भाग कर देना, आपका आंसर निकल आएगा और जो निकलेगा 0.9 आएगा, है ना। 9 दूनी 18, ठीक है। तो ऐसे ही आएगा आपका, ध्यान रखना 9 दूनी 18 है ना। तो जो आपका आ रहा है ये वाला आंसर आ जाएगा 85.9 आएगा, ठीक है। तो आंसर इस अनुसार आ जाएगा। गलती हो रही थी उसमें, लिखने में समस्या हो रही थी। जैसे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर नेक्स्ट है स्थावर का विलोम शब्द है, हिंदी से आया है क्वेश्चन। तो स्थावर का जो होता है वो जंगम होता है, विलोम पूछा गया है, स्थावर का जंगम होता है जबका आपका, ठीक है। तो यहाँ आपका डी हो जाएगा, 36 का क्या होगा डी होगा, विलोम शब्द जंगम होगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका तुलसीदास किसकी कविता है, तुलसीदास किसकी कविता है, तो आपको पता है तुलसीदास किसकी कविता है, ये आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई कविता है। कौन सी, आपकी तुलसीदास। और इन्होंने ही काफ़ी और भी कविताएं लिखी, जैसे अनामिका भी लिखी इन्होंने, अर्चना लिखी, आराधना लिखी और एक सबसे फेमस लिखी है कुकुरमुत्ता, है ना, बहुत पूछी जाती है। तो कुकुरमुत्ता भी क्या किया गया है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इसके बाद आपका अगला है क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए पुल्लिंग कौन सा शब्द होगा, तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर आपका पहिया, पहिया एक प्रकार से क्या है पुल्लिंग शब्द है, बाकी आप पढ़ लो। देखो पहिया है वो लगाया जाता है, पखावज तो बजाई जाती है, लिखावट की जाती है, मझधार में छोड़ा जाता है, छोड़ हैं। तो यहाँ पर पहिया जो शब्द है आपका वो किससे संबंधित है, पहिया शब्द है आपका यहाँ पर आपके पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग ही पूछा गया था। तो पहिया आपका क्या है एक प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न आपका नाक रगड़ना का अर्थ है। नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है, नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। तो नाक रगड़े कहते हैं, नहीं नाक रगड़ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, किसी से अपना प्रार्थना करना ही क्या कहलाती है नाक रगड़ना। तो आपका आंसर होगा सी वाला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कह रहा है जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द है, मतलब जो एक जगह रुका ही नहीं है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, उसके लिए क्या कह सकते हो, तो उसको आप एक शब्द दे सकते हो। क्या इसका है आंसर सी आपका यायावार, मतलब घूमने वाला, यहाँ वहाँ टहलने वाला, एक जगह नहीं रुकता, ठीक है, यायावार। जैसे जनजातियाँ होती हैं कुछ यायावार। अब देखिए क्या यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन आया पैसेज, इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ना है, पूरा पैसेज है, ठीक है, इस अनुसार इसको पूरा पैसेज को पढ़ लेना है। देखिए क्या है, हिस्ट्री प्ले ए की रोल इन हेल्पिंग द करेंट जनरेशन टू नाउ वेयर दे कम फ्रॉम, मतलब यानी कि जो आजकल के बच्चे हैं या करंट जनरेशन है उसके लिए हिस्ट्री जो है किस प्रकार का ज्ञान देती है, इसके बारे में मतलब बताया गया है। पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लेना अपने अनुसार, और पीडीएफ में है उससे पढ़ सकते हो या इसी से पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके। इसके बाद मैंने पढ़ रखा है, अब इसका आपका जो क्वेश्चन आंसर इससे बन रहे हैं देखिए किस प्रकार से। वो कह रहा है व्हाई इज हिस्ट्री सच एज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टू स्टडी, यानी कि स्टडी के लिए क्यों हिस्ट्री जो है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यही कह रहा है वो ना कि सब्जेक्ट है, तो इतिहास किस लिए है, तो आप सब जानते हो कि आपका
जो हिस्ट्री है उससे हमें कई सीखें मिलती हैं कई प्रकार की, अर्थात जो होगी इतिहास जो होगी तुलना करने अर्थात मेकिंग कंपेरिजन और एवं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका जो मतलब होती है उसकी निभाती है कि तुलना करने में किसी चीज़ से अगर हमें डिफरेंट निकालना है तुलना करना है, जैसे आज की गवर्नमेंट है पिछली गवर्नमेंटों से क्या हुआ है ना, तो उनसे सीख लेके अपने आप को संभालना। ठीक है, तो इसी के लिए होगा। तो इसके लिए जो आंसर करोगे आप क्या होगा, हिस्ट्री प्लेज ए क्रूशियल रोल व्हेन इन कम्स आपका टू मेकिंग कंप्रेशन। तो ये आपका आंसर इसमें कौन सा आएगा, ए नंबर आएगा आंसर, ये आपका कंपैरिजन तुलना करने में। ठीक है, ध्यान रखना कि इसी से कंपैरेटिविटी करने में भी ये आपकी सहायक होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ इज हिस्ट्री बेनिफिशियल टू द करेंट जनरेशन, यानी कि जो वर्तमान जनरेशन उसके लिए हिस्ट्री कैसे बेनिफिशियल है। ठीक है, और तो उसके लिए करंट जनरेशन के लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो आप कह सकते हो इट्स हेल्प देम टू नो वेयर दे कम फ्रॉम, मतलब वह ये बताती है कि किसी भी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी बताती है। ठीक है, तो उत्पत्ति के बारे में हिस्ट्री से हमें पता चलता है कभी किसी का उत्पत्ति कैसे हुई, या हम लोग आज जो विकसित हो गए हैं वो उसका पूरा इतिहास इसमें जानकारी देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इट हेल्प देम टू नाउ वेयर दे कम फ्रॉम। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं, हमारे उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। आंसर इसका बी वाला होगा। ठीक है, बी आपका 42 का बी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि ए ज्योमेट्रिकल फिगर्स विथ 8 साइड, मतलब यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो इसमें पूछ रहा है कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें आपकी क्या है, फिगर विथ 8 साइड, जिसमें 8 क्या हैं, किनारे हैं या साइडें हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आप सब लोग जानते, वेरी इजी है कि 8 मतलब ऑक्ट लगता है तो ऑक्टेन बोलेंगे, है ना। ऑक्टेन 5 होता तो पेंटाजन होता, और आपका हेप्टा होता, और हेक्सा मतलब 6 होता है ना। तो इसी अनुसार आंसर करना था, इसका ए होगा 43 का। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ द फॉलो वर्ड्स इज गिवन फंड द करेंटली इनकरेक्टेड स्पेलिंग, मतलब इसमें से जो देखना है कि कौन सा करेंट सब मतलब अच्छा है, करेक्ट है, और कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको देखना है। तो पहला है आपका जो आपका पहला दिया गया है कि ए कंपल जो आपका है ए कंप्लीस का मतलब क्या होता है, ए कंप्लीस जो होगा उसका मतलब क्या होगा कि ए कंप्लीस का मतलब होता है, स्पेलिंग गलत लग रही है क्या, ACCOMPLIS सही है, इसका मतलब होता है निष्पादित करना या पूरा करना, है ना। तो ये तो सही है। इसके बाद दूसरा है आपका, मतलब इनसे सही वाला तो चुनना था तो वही होगा। अब बाकी आपका हाइडन है, तो इसमें आपका पता है कि HEI होता है, HEIGSTEN होता है। हाइडेंट इसमें होता है, हाइडेंट मतलब होता है ऊंचा करना या मतलब उन्नति देना, मतलब ऊंचाइयाँ पाना। ठीक है, ये सब हुआ। नेक्स्ट है रेपिटेशन में भी गलती है। देखो रेपिटेशन होता है, रिपीटेशन होता है, आर के बाद ई फिर पी फिर ई होता है, यहाँ आई लगी, ये भी गलत है। नेक्स्ट है आपका एग्रेवेट मतलब होता है गंभीरता होती है ऐसे कुछ, तो उसमें एग्रेवेट की स्पेलिंग में डबल आर नहीं होता है, सिंगल आर होता है। तो इसका आंसर अर्थात ए होगा, 44 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, एड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है, एड इंसल्ट टू इंजरी अर्थात जो जले पर नमक छिड़कने का मतलब क्या होता है, तो ये पूछा गया है, आपकी लोकोक्ति है जले पर नमक छिड़कना। ठीक है, तो जले पर नमक छिड़कना, इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाएंगे मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्ड्स। ठीक है, ये आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 45 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 46वां क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये रीजनिंग का है, इसको मिलाना है। किस प्रकार से मिलाना है कि पहले देखो, सबसे पहले आप आसानी से मिला सकते हो। पहले क्या होती है, किसी मकान की नींव होती है, तो इसको 1 नंबर देना है। ठीक है, नींव को ध्यान दो, देखो ज़्यादा आपको देखना भी नहीं है, इसमें देख लो पहले नंबर पे 2 आना चाहिए, तो 2 1 में ही ये आंसर कर सकते हो डायरेक्ट, बाद में आपको कुछ नहीं देखना। ठीक है, तो ये है आपका। नेक्स्ट है 47वां, कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं, वीर सामने से 15वें स्थान पर। देखो एक आपके रॉ के रूप में एक
पंक्ति बनी है। एक लोग आपका 20 नंबर पर वीर खड़ा है, कहाँ से, इस साइड से, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ आपका भी स्थान पे खड़ा है, आर्यन वीर के पीछे है, लेकिन उस मतलब यहाँ एक और पंक्ति, संकेत पंक्ति में एकदम पीछे से 20वें स्थान पर, जो संकेत है यहाँ से पीछे साइड से 20वें स्थान पर खड़ा है। ये 15 था, सॉरी, ये 15 था और ये 20 है, ठीक है। यहाँ 20 हो गया, उसके 20 और इसके बाद, लेकिन अब देखो ये खड़ा है आर्यन वीर के पीछे, जो वीर खड़ा था इसी के पीछे खड़ा है, कौन, आर्यन वीर के पीछे खड़ा है। लेकिन उसके और बीच के बीच दो व्यक्ति, दो यहाँ बैठे हुए हैं, खड़े हैं। संकेत एकदम से आर्यन के, हाँ, जो आर्यन के पीछे है संकेत है, यहाँ से ध्यान रखना, ये आपका 20 वाला खड़ा है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र, सबको ऐड कर देना है। 15 ये हो गए, 15 दो इनके बीच में है, 15 2 17, आर्यन 18 और 20 जे हैं, तो 38। आपका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है, सी आएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर को चुनिए। तो यहाँ पर आपको पता है सब में दो दो का गैप मिलेगा आपको, देखिए, ठीक है। इनमें से एक में आपको गैप नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो आपका 48 का आपका इसमें कौन सा सही होगा, अर्थात जिसमें दो दो का गैप है, लेकिन आपके लास्ट वाला डी है, इसमें 2 का गैप नहीं है, तो आपका यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यू के बाद डायरेक्ट वी दे दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये कथन निष्कर्ष वाले दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना है। इसमें से पहला क्वेश्चन ये बनेगा, 2 कथन दिए गए, आपको दिए गए कथनों को सत्य मान कर, चाहे वो समानता ज्ञात तत्वों से भिन्न हो, लेकिन उनको सही मानना। जैसे जेम्स एक फैक्ट्री में काम करता है, बिल्कुल सही बात, उसे वेतन मिलता है, काम करता तो वेतन मिलेगा, ठीक है। जेम्स को अपना काम और अपना वेतन पसंद है, ये तो सही नहीं है, हो सकता पसंद ना हो और भी चाहता हो। नेक्स्ट है, जेम को अपने काम का वेतन मिलता, बिल्कुल सही हो रही है, तो 100% वो काम करता तभी वेतन मिलता, तो भी ही आज है। जेम्स को अपना वेतन पसंद है, ये भी ज़रूरी नहीं, पसंद हो भी सकता, नहीं भी। जेम्स फैक्ट्री में काम करना पसंद करता, ये भी ज़रूरी नहीं है, पसंद करते कि छोड़ने वाला है, क्या करने वाला है। तो ये आपका पहले का निष्कर्ष इसमें से निकल रहा है, बाकी ओवर नहीं सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कथन, सभी शिक्षक चित्रकार हैं। क्या कह रहा है, सभी जो शिक्षक हैं वो क्या हैं, सभी शिक्षक जो हैं चित्रकार हैं। इसको कॉलम बना दो डबल, ठीक है, ये आपका चित्रकार बना दो, ठीक है, चित्रकार हैं। कुछ चित्रकार अमीर हैं, ठीक है, तो इसको अमीर को कुछ कर दो, ठीक है, अमीर है। अब वो कह रहा है सभी चित्रकार शिक्षक हैं, सभी चित्रकार शिक्षक हैं, बिल्कुल गलत। कुछ अमीर चित्रकार नहीं है, कुछ अमीर जो हैं चित्रकार नहीं है, कुछ अमीर चित्रकार नहीं है, ये भी गलत है। कुछ अमीर चित्रकार हैं, हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। यहाँ पर आपका कौन सा आंसर आएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है ना सेकंड, सी वाला आंसर आएगा, 50 का सी। नेक्स्ट है आपका 51वां, जून 2021 में किसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। ध्यान रखना, ये जून 2021 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष चुने गए, करंट का क्वेश्चन है। तो कौन बना है, तो न्यायमूर्ति, पहले मतलब जैसे जब बने थे उस समय दूसरे थे, लेकिन यहाँ पर आपका 2 जून 2021 को नए बनाए गए हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी को आपका क्या है, चुना गया है, अरुण कुमार मिश्रा, आपका सी वाला आंसर आएगा। इससे पहले न्यायमूर्ति अचल दत्तू जी थे, आप जानते हो। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी, और 1992 के बाद आपको पता है 10 तारीख को प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वो दिन मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मई 2021 में विश्व की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कब से लोकप्रिय ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया। तो एक्सप्लोरर अगर बंद हो गया है तो ये कब से बंद कर दिया गया है, तो इसकी डेट पूछी है, तो ये 15 जून 2022 से बंद हो जाएगा, ठीक है, घोषणा की है अभी करने के लिए, ठीक है, 2022 में बंद हो जाए। नेक्स्ट है, कौन महिला तलवारबाज टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवार बनी है। देखिए अभी आपको पता है टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं, उसमें ही ये भाग भी पार्टिसिपेट भी लेने पहुंची हैं। ये तमिलनाडु की हैं, सीए भवानी, आपको पता है सीए भवानी देवी तमिलनाडु से हैं। नेक्स्ट है आपका 10 जुलाई 2021 को ब्राज़ील में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता। देखिए कोपा अमेरिका का खिताब जो आपका जुलाई में खेला गया था 2021 में, वो जीता किसने है, तो ये आपका कोपा अमेरिका का खिताब ये हुआ था अर्जेंटीना
ने जीता है। किसने? अर्जेंटीना ने जीता। हराया किसको है? ब्राज़ील को हरा के। ठीक है, ब्राज़ील को हरा करके। और यहाँ के जो अर्जेंटीना के कप्तान थे लियोनेल मेसी, इन्होंने ही गोल्ड मेडल जीते, लियोनेल मेसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। जून 2021 में कौन देश क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा प्रदान करने वाला आधिकारिक रूप से विश्व का पहला देश बन गया है? तो आपको पता है क्रिप्टो करेंसी अभी जारी की गई जून में, किसके द्वारा की गई है? तो आपकी जी की गई है अल सल्वाडोर द्वारा क्रिप्टो करेंसी जारी की गई है। ठीक है, तो ये आपका इसका डी हो गया 55 का। नेक्स्ट है 56वां क्वेश्चन। मई 2021 में अमेरिका के किस प्रांत में विवादास्पद हॉट बीट विधेयक पारित किया गया? देखिए, अभी आपको पता है अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं और वहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी हैं, जो भारतीय मूल की हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक विवाद से अभी आया है, तो ये टेक्सास प्रांत पड़ता है उसका, वहीं से आया है। और ये किससे संबंधित था? तो इसका संबंध जो था किससे? जो गर्भपात की प्रक्रिया है उसको भ्रूण चेकअप कराया जाता है, उससे संबंधित आया था कि उस चेकअप को रोका जाए, है ना, उससे संबंधित था। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस तिथि से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी? देखिए, सुनारों को आदेश दे दिए गए हैं कि 5 जून 2021 के बाद सबको क्या करना पड़ेगा? जो आभूषण बनवाते हैं सोने ओने गोल्ड के, उनमें हॉल मार्किंग अनिवार्य करेगी सरकार। ठीक है, तो ये आपका 5 जून 2021। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में किसे उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया? तो आपको पता है कि अभी हाल ही में यहाँ बने हैं, इसके पहले जो मुख्यमंत्री हैं इसके कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी बने हैं, है ना। इसके पहले कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, अब पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं। नेक्स्ट है आपका दिसंबर 2020 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के पहले न्यूमोकोकल एजुकेट वैक्सीन अर्थात पीसीवी का उद्घाटन किया। इस वैक्सीन का क्या नाम है? इनने जो नाम रखा है तो इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा निमोसिल नाम रखा है इस वैक्सीन का। ठीक है, ये वैक्सीन है, इन्होंने इनका नाम रखा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60। दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ठीक है, तो उच्च स्तरीय समिति का गठन जो किया गया है वो गृह मंत्री जी के अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये बताना गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है, गृह मंत्री कौन है। ठीक है, भारत का गृह मंत्री इस समय कौन है। नेक्स्ट है आपका सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो आपको सब लोग जानते हैं सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण भी बहुत सारे हुए हैं और इसकी मूर्ति को भी समुद्र में फुकवाया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ है? गुजरात में है, ध्यान रखना, गुजरात में आपका सोमनाथ मंदिर। नेक्स्ट है आपका 62वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने रेवोल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी? देखो आपका है रेवोल्यूशन 2020। रेवोल्यूशन 2020 किसने लिखी है? तो अभी ये आपके आधुनिक युग के रचनाकार हैं चेतन भगत, यही लिख रहे हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, द विंग्स गर्ल्स है ना, वन नाइट ऑन गर्ल ऐसा है, ये बहुत सारी इन्होंने गर्ल को लेके लिख डाली हैं बुकें चेतन भगत की। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया जाता है? आप लोग जान रहे हो यूरोप में जो है आपका, तो यूरोप में मतलब यूरो चलेगा, यूरो होगा। और यूरोप में पूछा जाए कितने देश हैं तो उसमें से यूरोप संघ जो है उसमें 27 देश हैं, जिनमें से 19 देशों में यूरो मुद्रा चलती है। ठीक है, तो इतना ध्यान देना है। नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सबको पता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड है, यूके देहरादून उत्तराखंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ठीक है, तो ये आपको पता है मलयालम कवि थे, इन्हें 1965 में जी शंकर कुरूप जी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, है ना। और अभी हाल ही में आपको पिछली साल दिया गया है कि इनको अकितम अच्युतम लंबोदरी करके, है ना, उनको दिया गया है। इससे पहले ये सबसे पहले जी शंकर कुरूप को मिला था जो किससे? मलयालम के थे। नेक्स्ट है आपका कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? देखिए अभी हमने आप उसी पे बात की थी, तो कौन सा है? 10 दिसंबर को
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। देखिए आपको पता है कि आपका भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है पांडुचेरी, जिसकी 3 जगह भूमि है। कहाँ कहाँ पर है, तो आपके इसके 4 जिले पड़ते हैं। पूछा जाए कि इसमें जिलों की संख्या पांडुचेरी में, तो 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है आपकी पांडिचेरी खुद ही है, और दूसरी है कराईकल। कौन सी है, कराईकल है, कराईकल। और कराईकल कहाँ पड़ती है, तो पांडुचेरी और कराईकल दोनों पड़ती हैं तमिलनाडु में। एक तो आपका हो गया तमिलनाडु, ठीक है। दूसरा आपका है कि इसमें एक और एनम है, तीसरा इसका डिस्ट्रिक्ट एनम है, एनम, ठीक है। और एनम कहाँ पड़ता है, तो ये एपी अर्थात आंध्र प्रदेश में पड़ता है एनम। और इसका चौथा जो जिला है माहे जिला है, जो आपका किस पे, पश्चिमी तट पर केरल के पास पड़ता है, केरल, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपके 4 जिले हैं और ये आपके अलग अलग विस्तृत हैं, ठीक है। 3 एक जगह हैं, तमिलनाडु में 2 हैं। कौन कौन से, आपकी पांडुचेरी और आपकी कराईकल, जबकि एनम आंध्र प्रदेश में है और माहे केरल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 68। भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बियाहुला गिद्धा। देखो आपको पता है गिद्धा हैं और आपका भांगड़ा, ये सारे नृत्य कहाँ के हैं, तो आपको पता है पंजाब के नृत्य हैं ये आपके, ठीक है। गिद्धा है, भांगड़ा है ना, ये सब वहीं के नृत्य हैं। नेक्स्ट है आपका मधुबनी चित्रकला। भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत के राज्य में मिथिला क्षेत्र में, देखो यहाँ से आप आराम से निकालते, पता भी नहीं तब भी निकाल सकते। मिथिला शब्द दिया है, तो मिथिला मतलब होता है या तो आपका पूर्वोत्तर हो गया, जो आपका यूपी का पूर्वी भाग, या बिहार का भाग, तो यही मिथिला नगरी वहीं पड़ती है। तो ये आपका मिथिला में मनाया जाता है, तो कहाँ पर, आंसर बिहार। आराम से समझ के लगा सकते हो इसमें, ठीक है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, तो सब लोग जानते हो कि नवाबों की नगरी है ना, नवाबों की नगरी है, यहाँ बड़ा इमामबाड़ा बना है और ये यहाँ नवाबों की नगरी में। और आपको पता है ये बनाया किसने था, तो आपके नवाब आसफाउद्दौला खां थे, जो आपके इन्होंने 1784 ईस्वी में इसको बनवाया था इमामबाड़े को। किसने, नवाब आसफुद्दीन दौला, है ना, आसफुद्दौला थे, आसिफुद्दौला, उन्होंने ही बनाया था इसको, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है नवाबों की नगरी, तो नवाबों की नगरी भी लखनऊ को बोलते हैं ना, नवाबों की नगरी है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तब प्रश्नों के उत्तर देना। देखो 5 क्वेश्चन आए हैं, हिंदी का आ गया है, इसमें आपका गद्यांश पूरा पढ़ना है। क्या कह रहा है गद्यांश में, ठीक है, गद्यांश में कह रहा है प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि, तो पूरा पढ़ लेना है इसको अच्छे से, इसके बाद आंसर करना है। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग नहीं है उसको देखना है। तो इसमें अधर्म शब्द कहीं यूज नहीं मिलेगा, धर्म तो मिलेगा, अधर्म नहीं मिलेगा, तो बी आंसर होगा इसका, ठीक है। पूरे पैराग्राफ को देखना अच्छे से, इन शब्दों का यूज कहाँ नहीं है। नेक्स्ट है पराधीन राष्ट्र खो बैठता है, मतलब पराधीन सपनों सुख नाही, है ना। तो पराधीन राष्ट्र क्यों अपना पराधीन राष्ट्र खो बैठता है, क्या खो बैठता है, तो आप जान सकते हो पराधीन में क्या चला जाता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में उत्सव भावना नहीं होती, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख, शांति और समृद्धि सब कुछ खो देता है। समृद्धि क्या खो देता है, सुख, शांति, समृद्धि सब, अर्थात ए वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। पराधीन सपनों सुख नाही। नेक्स्ट है गद्यांश का सही शीर्षक है, तो गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, राष्ट्राभिमान, पहले ही दिया है उसमें राष्ट्राभिमान, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 74। प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है, कैसा अभिमान होता है, तो अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज है ना। तो अपने कैसा, देश की समृद्धि के लिए अभिमान, देश की सुख शांति के लिए, ठीक है, अपनी देश की सुख शांति के लिए
और अपने देश की भाषा के लिए, अपने देश की महत्ता के लिए। तो अपने देश की महत्ता दुनिया चाहेगा, तो आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है आपका देशभक्ति प्रेरित करती है, किसको प्रेरित करती है? प्रेरित करती है दुर्बलों को रक्षा कर अनुचित की निवारण करो। इसमें क्या है? अनुचित का निवारण करने के लिए, बिल्कुल सही है। अनुचित का आपको निवारण करने के लिए देशभक्ति प्रेरित करती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 76। देखो यहाँ फिर एक पैराग्राफ है, इसको भी फिर से पढ़ना है आपको। पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि साल के जिस माह से मुझे सबसे अधिक लगाव होता है वह दिसंबर ही है, मतलब दिसंबर माह। इस महीने को कोमल धूप मुझे मोह लेती है, लेकिन तभी एहसास होता है कि यह साल भी बीतकर विगत हो जाएगा। मतलब दिसंबर महीने में बड़ा अच्छी लगती है, धूप के साथ जो आपकी धूप निकलती है उससे बड़ा प्रेम स्नेह रहता है, उसके साथ आपको लिपट कर रहने की बड़ी चाह बढ़ जाती है ना। वही आप कहो कि जून का महीना हो और आपसे कह दिया जाए धूप में चारपाई डाल के छत पर लेट जाओ, तब है ना, तो इसलिए उसी महीने में अच्छी लगती है। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना, इसमें प्रकृति और किसान के बारे में आपको सामंजस्य मिलेगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है? शब्दों का कौन सा जोड़ा शेष से भिन्न है? मतलब इसमें देखो कंकड़ पत्थर, ठीक है, कंकड़ और पत्थर, ठीक है, दोनों क्या है आपके, यानी कि कुछ वाक्यांश दिए गए हैं कंकड़ पत्थर। नेक्स्ट है सजाया संवारा, यानी कि बोल सकते हैं हम सजाया और संवारा, एक ऐसा ही है, एक निरर्थक शब्द है, एक अर्थक है बस। घास फूस, अब फूस का कोई अर्थ नहीं होता है ना। तो इस हिसाब से यहाँ सुख दुख जी आपके अपोजिट हैं, तो ये आपका बी वाला भिन्न है। सुख दुख एक दूसरे के क्या है, विलोम हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं, मतलब स्वार्थ को ताक पर रख के जीते हैं। कौन जीते हैं? तो आपको पता है कि स्वार्थ को ताक पर कौन रखता है? किसान बेचारे, कितने भी पसीना हो कुछ भी हो जाए काम करते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 58, किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता है? तो आपको पता है जब फसल आ जाती है, फसल काट लेने पर अपने सुख दुख सब भूल जाता है। वो कि साल में कब वर्षा भई कब नहीं भई, अब जो भी है सब रहने दो। ठीक है। फसल काट लेने के बाद आपके सुख दुख सब भूल जाता है। नेक्स्ट है लेखक खेती के साथ साथ लिखने का काम भी क्यों कर रहा है ना। वो लेखक है, काम क्यों कर रहा है? जिससे किसान को कोई हानि ना समझे, मतलब यानी कुछ मतलब हीन ना समझे, तो किसान को कोई हीन ना समझे, इसलिए वो लिखने के साथ साथ किसानी भी कर रहा है। नेक्स्ट है लेखक को दिसंबर से विशेष लगाव है, क्योंकि इसको क्यों लगाव है दिसंबर से, है ना। किसान को दिसंबर से क्यों लगाव है? क्योंकि कोमल धूप उसे अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है ये, तो है ना। तो ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81। देखो 81 क्वेश्चन है, यहाँ से आपके बार डायग्राम पाई चार्ट वगैरह आ गए हैं। यहाँ इसका आप अच्छे से अवलोकन करना। ठीक है। ये आपका है पूरा, देखो फिगर दिया गया है, इसमें अन्य दिए गए हैं जल्दसाजी कागज़ और मुद्रण, इस हिसाब से दिया है। अब इसको दिखाया है यदि कुल व्यय इतने रुपए तो मुद्रण पर किया गया व्यय क्या है। देखो कुल अगर इतना है तो आपको पता है कि आप क्या करोगे, आप करोगे 60,000 अपॉन 100 बराबर, फिर क्या मिलेगा आपको, किस पे पूछ रहा है, तो मुद्रण में कितना है आपका 27, तो आपका करोगे x बटे 27, दोनों का गुणांक करोगे, निकाल लेना इसका, तो आंसर कितना निकलेगा आपका 16,200। ठीक है। ये आपका डी आंसर आएगा। ठीक है, डी आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82, कागज पर किए गए व्यय के क्षेत्र द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण। आपको पता है कागज पर देखिए क्या किया 25%, और आपको पता है 25% है और 1% बराबर कितना होता है 3.6, तो आपको 25 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 90, तो आपका आंसर 90 आ जाएगा। सी वाला सही है। ठीक है, सी वाला सही है। नेक्स्ट है जल्दसाजी पर किया गया व्यय कागज पर किए गए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो दोनों को घटा के जो आपका कागज का उसमें अपॉन में कर लेना, और जो घटाना निकले ऊपर मल्टीप्लाई 100 आपका आंसर होगा। इसके आंसर में आपका आएगा कितना 32% आएगा, आपका ए वाला आंसर बनेगा। ठीक है, 83 का ए आएगा। नेक्स्ट है 84, यदि कागज पर किया गया व्यय आपका 20,000 रुपये है, जो जल्दसाजी पर किया गया व्यय
क्या है, मतलब यानी कि उसने कह दिया यदि कागज़ पर व्यय है, अर्थात कागज़ पर देख लेना कितने % है, उसका अपॉन में इतना रख देना बराबर, आपको जल्दसाजी पर किया गया व्यय पूछा गया है तो आपका उसका परसेंटेज बटे x करना, यहाँ आपका निकल के आ जाएगा कितना आंसर आएगा 26,400, ये आपका आंसर बन जाएगा बी वाला। ठीक है, बी वाला। नेक्स्ट है आपका अन्य में केवल 2 प्रकार के व्यय हैं यथा विपणन तथा, देखो अब अन्य का जो परसेंटेज बचा था उस परसेंटेज में से 2 को दोबारा बांट दिया। अन्य में देखो आपको पता है कितना 15%। ठीक है, तो 15% था, अब उसी में से इनने फिर से डिवाइड कर दिया है। किसने कर दिया है, जो आपका 15% अन्य में था उसमें से आपको इन्होंने 2 भाग में बांट दिया है। वह कितने अनुपात में, 3:2 में। तो आप 3:2 में करोगे 5 या 15, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, अनुपात ये बन जाएगा, वह बनता है। तो केंद्रीय अब विपणन पर किए गए व्यय के क्षेत्र के द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण। अब देखो विपणन पर आपको पता है विपणन तथा वितरण क्रमशः इतना है, यदि यहाँ विपणन तथा विपणन क्रमशः इतना, तो ये आपका कितना है 9 हो रहा है। 9 का केंद्रीय कोण का मान आप रखोगे, इसमें 36 में गुणा करोगे इसका। ठीक है, तो आप 3.6 में जैसे गुणा करोगे कितना आएगा, 54 आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर आपका कितना आना चाहिए, 85 का जैसे गुणा करोगे तो यहाँ 54 ये बनेगा। 54 को आप 3/5 से काट दोगे तो 32.4, अर्थात आंसर कितना आएगा, आंसर बी आपका रहेगा, आपका 85 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन से देखना। देखो ये फिर से एक टेबल दी गई है, ये आंकड़े हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ये आपका ग्राफ दिया गया है, व्यक्ति हैं, ये 4 व्यक्ति हैं, इनके माह की जो वेतन है, व्यय है और बचत है, इन सबको दिया गया है। इसको आप निकाल सकते हो। वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक बचत किस में है, तो ध्यान रखना कि आपको जो वेतन है उसमें से आप बचत को घटाओगे। ठीक है, तो जो बचत जितनी पड़ रही है उन्हीं को अनुपात, तो बचत अनुपात वेतन मल्टीप्लाई बाई 100, जो परसेंटेज निकले और सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है, सबसे अधिक सबसे ज़्यादा निकले उसका ही होगा। तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा किसकी निकल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा सी की निकल रही है, 59.33% निकल रही लगभग। तो इसमें आंसर आपका आएगा कौन सा रहेगा, आंसर सी वाला रहेगा। ठीक है, 86 का सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 87, वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे कम कर, वो उसी से निकाला है। तो सबसे कम कर जो होगा वो किस में निकल रहा है, तो ये सबसे कम वाला कर होगा, ये आपका सबसे कम पूछा गया ना, तो सबसे कम जो है आपका किस में निकल रहा है, ये आपका 5.27% निकल रहा है। ठीक है, बी में। ठीक है, बी वाले में निकल रहा है सबसे कम, बी। नेक्स्ट है वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक कर। अब वेतन के प्रतिशत के रूप में, वेतन जो है उसके प्रतिशत के रूप में देखना है सबसे अधिक किस में है, तो परसेंटेज में बदल देना। इसमें आप क्या करोगे, सबके वेतन ले लेना कुल और ऊपर से रख के मल्टीप्लाई 100 करते जाना, सबका निकलेगा। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा। ठीक है, इसमें भी आपका आंसर कितना रहेगा, बी वाला रहेगा, बी। ठीक है, बी रहेगा। आंसर बी होगा इसमें। ठीक है, और जबकि आपकी 88 है, इसमें आपका आंसर बी है, और इसका 87 आपका था जो इसमें सी वाला था। ठीक है, हाँ, इसमें आंसर ये होगा नहीं, क्योंकि वहाँ वो निकल रहा है तो सी वाला, सी निकल रहा था, इसका आंसर सी, जो वैल्यू दी गई थी सी की ज़्यादा, तो सी इसमें रखा। ध्यान रखना, ये चीज़ देख लिया करो, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुई है कि अर्थात जो ऑप्शन है वो किस में यहाँ बदल दिए हैं। देखो सी की जगह बी कर दिया, बी की जगह सी कर दिया, इतना ध्यान देना है। तो यहाँ आंसर बी आएगा, 87 का बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 कह रहा है वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे कम व्यय निम्न में से किसका है, तो इसमें आपका आंसर जो आएगा उसी में रखना है। तो इसका आंसर जो बन के आएगा सबसे कम सी का। ठीक है, सी वाले का जो है आपका आंसर, आप सी किस में है, इसमें बी में है, तो ये आंसर कर देना। नेक्स्ट है चारों व्यक्तियों को औसत बचत कितना है, तो चारों व्यक्तियों का आप बचत रखना, बचत में जो सबको जोड़ देना और भाग कर देना 4 का जैसे ही भाग करोगे सबको जोड़ के, तो इसका निकलेगा 83 मतलब 833.7.5 अर्थात डी आंसर आएगा 90 का। ठीक है, तो देखो दोस्तों 20 नंबर ये फ्री के हैं, अच्छे से करना है बस। ठीक है,
और इसके बाद देखो फिर से तालिका दी गई है, इसमें सब दिया गया है। विद्यालय n में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है, तो ये n में जो अनुपस्थित इतने हैं, तो उपस्थित कितने होंगे, तो उपस्थित जो हैं 65%, तो अनुपस्थित कितने परसेंट होंगे आपके 35। तो यदि इतने 35% है, इतने बटे 35 बराबर x बटे 65 करके निकालोगे, आंसर निकल आएगा। और इसमें आंसर कितने निकल के आएगा, तो इसमें आंसर निकलेगा 11 29 70, 11 29 70, ये आपका वी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 92 है, विद्यालय एम से भौतिकी की कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, देखो ये सब में है, तीनों की इसमें ऐड करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा 92 में कितना आएगा आंसर, तो 22.16%। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 93, विद्यालय NKL से भौतिकी की परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का औसत क्या है। ठीक है, तो उन सबको जोड़ के एवरेज निकालना है। तो औसत निकालने के लिए आपको ये सब जोड़ आएगा, जो आपका कितना आएगा 24 56 50 बटे 3, आपका आंसर आएगा 24 56 50 बटे 3, आपका सी वाला आंसर आएगा। ठीक है, सी आएगा। नेक्स्ट है 94, सभी विद्यालयों से मिलाकर जीव विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो जीव विज्ञान की पूछी गई है, तो जीव विज्ञान की में सब में से देखना पड़ेगा, सबको निकाल करके जब मान निकालोगे तो इसकी संख्या आएगी 17 11 50.85, जी डी वाला आएगा। 94 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि विद्यालय ए से भौतिक विज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के से भौतिक विज्ञान था जी, ये सब देखो पढ़ो, इसको इतना है तो इसमें से एल के निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अनुपात है, इसको अनुपात में निकालना, और इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1692 अनुपात 1547, बी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 96 से 100। ठीक है, इसमें ये टेबल दी गई है, देखो यहाँ 12 से 16 तक का डाटा है, और ये आपके कारें हैं कितने प्रकार की, ई तक की हैं, 5 तरह की कारें। नेक्स्ट इसमें है आपका कि इसमें क्या कह रहा है, यदि टाइप डी की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को वृत्त चार्ट में दर्शाया गया है, तो ये आपको इतने 13 आपको केंद्रीय कोण में बदलना है। ठीक है, तो केंद्रीय कोण में बदलने के लिए वही हमने प्रोसेस बताई है, जो निकले उसी में आपको 210 निकल रहे, 360 का भाग दे देना है। ठीक है, उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपको निकलेगा कितना 60 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, 60 आंसर आ जाएगा, 60। ठीक है, 60 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, वर्ष 2012 में टाइप बी की कारों को छोड़कर सभी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन वर्ष 2016 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है, सबको जोड़ लेना, उनको घटा करके जो परसेंटेज में बदल देना है, आंसर आपका निकल आएगा कितना 40। ठीक है, 97 का ये आंसर है। नेक्स्ट 98, वर्ष 2014 में टाइप ई की कारों और वर्ष 2016 में टाइप सी की कारों के कुल उत्पादन का वर्ष 2014 में टाइप बी की कारों और 2013 में टाइप डी की कारों को कुल उत्पादन का अनुपात, इसमें भी अनुपात है, सबको जोड़ करके अनुपात निकालोगे तो इसका आपका आ जाएगा, जब जोड़ के निकालोगे तो यहाँ जो बनेगा आपका 2 ऐसे ही बनेगा करीबन, जो तो ये रेशियो निकले आएगा 10:7। ठीक है, 10:, देखो 130 वो हो जाएंगे, 13 10 और 13 91 130, और अनुपात ऐसे ही बनेगा 130 अनुपात कितना होगा 91। तो अब जब इसको तोड़ोगे तो ये आपका 10:7 आ जाएगा। नेक्स्ट 99, वर्ष 2012-13 में टाइप ई की कारों का कुल उत्पादन 2012 से 16 के दौरान टाइप ए की कारों के औसत उत्पादन के लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये आपका औसत निकालना है। औसत आप जानते हो निकालना, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा 55.2। नेक्स्ट है आपका, देखिए कमेंट्स करते रहिए सब लोग, जल्दी जल्दी लगाइए, क्वेश्चन तुम्हें सारे लगाने हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में कार डी के उत्पादन में पिछले वर्ष 2015 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो दोनों को घटा करके उसमें आपको क्या करना है, पिछले वर्ष का आंकड़ा बटे में रख के घटाना ऊपर रख के 100 का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर तुरंत निकल आएगा। कितना निकलेगा 8.88% आंसर होगा बी वाला। ठीक है, तो ये हमारे 10 पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो दोस्तों आप
इसको देखते रहिए और हमारे साथ 20 तारीख का वेट करिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 20 तारीख को कितने मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप मेरे लिए थोड़ा इतना सा कर दो कि इसे थोड़ा सा शेयर करो, ताकि सर इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा शेयर करने से और बच्चों को भी इसका लाभ मिल जाए। प्लीज़ तो आप इसको शेयर अवश्य करें, लाइक करें, और जो भी उसमें त्रुटियां लग रही हैं या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए कमेंट्स करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।